जैसे कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन देखा था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन यूज होता है उसे हम आर्गन्ड प्लेन कहते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है तो हम कहते हैं कि इसका मॉड्यूलस का वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ओरिजिन से जितना डिस्टेंस जाने पर ये पॉइंट आया है उतना ही डिस्टेंस जाने पर ये पॉइंट आया है, एंड दे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो लाइन है या वो रीजन कह लो इस लाइन को, जहां से कि z का a से वैल्यू और z का b से वैल्यू बराबर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 2 ये दुनिया के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज इसकी मदद से आप जेई के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगर आप इस पूरी की पूरी सीरीज को ऑन द पार्ट 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को चंद सेकंड का मेहमान बना सकते हैं। तो ये आर्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर और मचाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के हमारे गोल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे उन चीजों को जिनके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 1 सीरीज के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि इस सीरीज को शुरू करने से पहले यू नीड बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दीज थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द पार्ट 1, राइट। चलिए, और फिर हम शुरुआत करेंगे कोर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आप लोगों को लेके चलता हूं मजेदार दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ रखा है कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लोगों ने एल्जेब्रिक फॉर्म देखी थी। एल्जेब्रिक फॉर्म यानी अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज a प्लस ib, जहां पर a और b क्या होते हैं बच्चों, दे आर सम रियल नंबर। यस, तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z इज इक्वल टू a प्लस ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर a और b रियल नंबर्स होते हैं तो हम उसे एल्जेब्रिक फॉर्म कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम z को r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी फॉर्म कहते हैं, पोलर फॉर्म कहते हैं। और एक और फॉर्म आई थी हमारी जिंदगी के अंदर, आइलर फॉर्म, और इस आइलर फॉर्म ने हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉब्लम्स को और भी बहुत ज्यादा इजी बना दिया था। बिकॉज आइलर फॉर्म्स जब भी कभी बिग और बैड पावर्स आती हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी इन द पार्ट 1 ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर, राइट एवरीवन। यहां पर ये जो थीटा होता है, दिस थीटा इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट, और यहां पर भी थीटा जो होता है वो एक आर्ग्यूमेंट होता है। मॉड जेड आई होप आप लोग जानते हो, और आर इज सेम एज मॉड जेड ओनली। तो अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन देखा था, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन यूज होता है उसे हम आर्गन्ड प्लेन कहते हैं। या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन कह दें या आर्गन्ड प्लेन कह दें, एक ही बात है बेसिकली। तो देखिएगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि यार अगर हमारे पास ये दो एक्सिस होती थी कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम इसे एक्स एक्सिस बोलते थे और इस वाली एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते थे। लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस था कार्टेशियन प्लेन के अंदर और कॉम्प्लेक्स प्लेन या कहूं इमेजिनरी प्लेन के अंदर, और वो डिफरेंस ये था कि यहां पर एक्सेस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से डिनोट नहीं करते थे, रादर हम इसे बोलते थे रियल एक्सिस और इस वाली चीज को बोलते थे वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस रादर। यस एवरीवन। तो अगर हमें कोई भी पॉइंट, लेट से अगर हमें कोई भी पॉइंट 2 + 3 आयोटा प्लॉट करना है इस प्लेन के अंदर, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी सेम एज व्हाट, 2 + 3 आयोटा। यानी कौन सा पॉइंट इन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन बच्चों,
बहुत ही इजी चीज थी कि 2 + 3 आयोटा यानी रियल एक्सेस पर अगर मैं देखूं तो रियल पार्ट प्लॉट करूंगा तो 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, 2 है। तो मैंने कहा ठीक है यार, यहां पे 2 यूनिट्स चले गए, कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, अगर मैं 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट देखूंगा तो वो 3 होता है। इमेजिनरी पार्ट इज बेसिकली द थिंग विच इज रिटन अलोंग विथ आई, यानी जो भी आई के साथ लिखा होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं 2 + 3i मीन्स कि जो भी आई के साथ लिखा हुआ है दैट इज गोइंग टू बी माई इमेजिनरी पार्ट, तो 3 यूनिट्स। तो कैन आई प्लॉट 1, 2 एंड 3 ओवर हियर बेटा? अगर हां तो आप नोटिस करिए कि जो हमारा पॉइंट 2 + 3 आयोटा है वही एग्जैक्टली हमारा पॉइंट 2,3 ही होता था। याद कर पा रहे हैं सारे के सारे बच्चे? तो 2 + 3i अगर इस पॉइंट को मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर प्लॉट करना चाहता हूं तो वो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन के अंदर कौन सा होता था बेटा? 2,3 होता था। यस और नो सारे के सारे बच्चे, इतनी बात हम लोग जानते हैं। तो जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2,3 वही आर्गंड प्लेन के अंदर 2 + 3 आयोटा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे को 0 + 2 आयोटा प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है? 0 + 2 आयोटा। तो रियल पार्ट कितना हो गया उसका? 0 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया उसका? 2 हो गया। तो डोंट यू थिंक कि जो 0,2 पॉइंट होगा यानी कि ये वाला 0,2 पॉइंट, उसे ही हम 0 + 2i कहेंगे, हाँ या ना? 0,2 पॉइंट इज सेम एज 0 + 2i, हाँ या ना बच्चों? तो दिस इज द थिंग दैट वी ऑलरेडी नो। यस और नो सारे के सारे बच्चे? 0,2 पॉइंट यानी 0 + 2i। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार 4 + 0i, या कहूं 4 को प्लॉट करिए इन दी आर्गंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटे? वो पॉइंट हमारा हो जाएगा सर, रियल पार्ट इज 4 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो जो हमारा पॉइंट 4,0 होगा वही हमारा पॉइंट हो जाएगा 4 + 0i। क्या हम इतना जानते हैं सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी? यस। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार -3, -2 प्लॉट करिए, तो -3, -2 कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो होता था वही हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कितना हो जाएगा? -3 - 2i। यस और नो? तो क्या हम -3 - 2i को भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? एक्स एक्सेस के ऊपर -3 डिस्टेंस यानी यहां पर आ गए, और वाई एक्सेस के ऊपर -2 डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस पॉइंट is going to be -3 - 2i which is going to be same as -3, -2। तो देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना ऑन अ आर्गन प्लेन बड़ी ही इजी बात है। यस और नो सारे के सारे बच्चे इस चीज के अंदर कंफर्टेबल हैं? जो पॉइंट हमारा 2,3 होता है वही 2 + 3i आर्गन प्लेन के अंदर, वह पॉइंट जो हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4,0 होता था वही का वही 4 + 0i, जो पॉइंट हमारा 0 + 2i है वही का वही कार्टेशियन प्लेन के अंदर 0,2, और जो पॉइंट हमारा कार्टेशियन प्लेन के अंदर -3, -2 होता है वही हमारा -3 - 2i हो जाता है। तो इतनी इजी बात है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना इन अ आर्गन प्लेन, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? तो यहां से हम एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं, क्या? एनी पॉइंट a, b इन द कार्टेशियन प्लेन, कोई भी पॉइंट a, b कार्टेशियन प्लेन के अंदर आर्गंड प्लेन के अंदर क्या बन जाएगा? a + ib, हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, राइट? तो चलिए सर, एल्जेब्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करना तो हमें आ गया। यस और नो सारे के सारे बच्चे? आर्गंड प्लेन के अंदर क्या हम बड़े कंफर्टेबली इस चीज को प्लॉट कर सकते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को? मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आगे की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और पोलर फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं।
पोलर फॉर्म जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इफ z इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखा हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा। अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या किया करते थे? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम देखते थे कि भैया दो चीजें, क्या देखिएगा जरा, अगर मैं इसको बोल दूं x एक्सिस और इसको बोलता हूं अगर y एक्सिस, तो समझिएगा जरा, अगर मैं कोई भी पॉइंट, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया 1,√2, तो 1,√2 मींस द पॉइंट विच इज लेट्स से समवेयर लाइंग ओवर हियर। अच्छा, अब ये पॉइंट का अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और इधर भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो आई कैन डेफिनेटली सी कि ये वाला डिस्टेंस √2 होगा और ये वाला डिस्टेंस 1 होगा। यस और नो? अच्छा, अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देता हूं तो मेरे पास इस तरीके की एक लाइन आ जाती है विच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन इज व्हाट? तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे ओरिजिन के बीच में और 1,√2 के बीच में डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सर ये आ जाएगा √3। मैंने कहा ठीक है। क्या हम ये वाला एंगल भी पता कर सकते हैं? बच्चे बोलेंगे जी सर डेफिनेटली कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बेटा ये वाला पॉइंट? कैन एनीबडी टेल मी? सर अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? सर tan थीटा का वैल्यू होगा दिस अपॉन दिस, यानी कि √2/1। तो थीटा को आप लोगों को बताया गया है ऑलरेडी कि आप यहां पर थीटा को tan इनवर्स √2 भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? यानी कि कहने का मतलब है क्या कि अगर आपको कोई पॉइंट यहां पर दिया हुआ है XY प्लेन के अंदर, तो आप उसको एक तो ये वाली डिस्टेंस और एक इस एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो। यस और नो सारे के सारे बच्चे? तो जरा नोटिस कीजिएगा यहां पर, अगर मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट x, y यहां पर ले लेता हूं, x, y, तो इस x, y की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे? बच्चे कहेंगे सर ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी √x² + y²। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला डिस्टेंस कैन बी कॉल्ड एज y और ये वाला डिस्टेंस कैन बी कॉल्ड एज x। पहले तो हम इतना क्लियर हैं सारे के सारे बच्चे? यस। अच्छा, अब समझिएगा जरा, अगर मैं आप लोगों से ये वाला एंगल पूछता हूं तो आप इस एंगल थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या आप इस चीज को y/x लिख सकते हैं सारे के सारे बच्चे? तो यहां से आप थीटा का वैल्यू बोल सकते हो क्या? tan इनवर्स y/x। हाँ या ना एवरीवन? किसी को कोई आपत्ति? यस। जरा समझिएगा यहां पर, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार ये वाला लेंथ कितना है, तो कैन एनीबडी टेल मी? अगर मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए अगर r बोल दूं, तो ये वाला लेंथ अगर r है और ये एंगल थीटा है, तो ये वाली चीज क्या r cos थीटा हो जाएगी? और ये वाली चीज क्या r sin थीटा हो जाएगी बच्चों? और अगर हां, तो आप लोग देख सकते हैं कि यार ये वाला वैल्यू तो x के बराबर ही है, यानी x का वैल्यू मेरा r cos थीटा आ जाएगा और y का वैल्यू मेरा r sin थीटा आ जाएगा। यस और नो? तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई है, x के जगह पे r cos थीटा और y के जगह पे r sin थीटा अगर मैं पुट कर दूं, तो डोंट यू थिंक कि वो यही सेम पोलर फॉर्म बन जाएगी r कॉमन लेने के बाद? हाँ या ना? सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे यार एवरीवन? तो अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर x, y यानी कि x प्लस आई वाई को इस फॉर्म में लिखना है, तो x, y की ओरिजिन से डिस्टेंस वो तो मेरी r होगी और थीटा क्या होगा? उस पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस के साथ या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ
जो मेरी वो लाइन एंगल बना रही है उसे मैं थीटा कहता हूं, एंड आई होप यू गाइज नो कि उसे ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यस और नो सारे के सारे बच्चे, ये चीज क्लियर है। एंड थर्ड फॉर्म के बारे में जब मैं बात करता हूं तो थर्ड फॉर्म इज आइलर फॉर्म, और आइलर ने हमारी जिंदगी के अंदर आके हमको बताया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है ना भैया, वो ई की पावर आई थीटा ही लिखा जा सकता है। यानी कि आइलर ने हमको आके बताया दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज दिस थिंग इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z ओनली। तो r इंटू ई की पावर आई थीटा ऐसा लिखा जा सकता है, वेयर ई की पावर आई थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो इतना हम लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा और इन चीजों के बारे में बात करते हैं, एंड लेट्स बिल्ड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल बी रिक्वायरिंग ओवर हियर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड z ऑन आर्गन प्लेन, मॉड z यानी मॉड्यूलस ऑफ z, इसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। मॉड्यूलस ऑफ z, देखिए मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z मुझे दिया हुआ है तो उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वही उसका मॉड्यूलस कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर कि अगर मैं यहां पर रियल पार्ट ऑफ x एक्सेस ले लेता हूं या रियल पार्ट ऑफ z, और यहां पर अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ले लेता हूं तो यहां पर एक चीज समझिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैंने ले लिया, लेट से मैंने ले लिया 3 + 4i, तो x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर हम लोग 4 यूनिट्स चलेंगे। तो यहां पर हमारा पॉइंट आ जाएगा क्या, 3 + 4i, जिसे कि हम 3,4 भी बोल सकते हैं। अब अगर मैंने z को बोला है 3 + 4i, तो उसके मॉड्यूलस का क्या मीनिंग है? The meaning of the modulus of that particular complex number is nothing but उस complex number का distance from 0, 0. This is 0 + 0i, जिसको मैं 0, 0 लिख सकता हूं। तो can we write down the distance between these 2 points? बच्चे बोलेंगे जी सर, we can definitely write it down। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया कितना, ये आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √25। और आई होप यू गाइज नो कि √ ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू 5 ही आएगा, ना कि ±5। यस और नो? तो बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ z होता क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। क्या हम इतनी बात जानते हैं सारे के सारे बच्चे? अच्छा, अब मैं यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और क्वेश्चन मेरा ये होगा, एग्जाम मतलब क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे थिंक। ठीक है, सोचो यहां पर क्या सोचना है आपको। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स has modulus equal to 5? ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका की मॉड्यूलस का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 5 होगा? कैन यू गाइस थिंक ओवर इट? सर हमने देखा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है तो हम कहते हैं कि इसका मॉड्यूलस का वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनकी की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो मेरी 5 होगी? दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। अच्छा, क्या इसी सेम प्रॉब्लम को आई कैन राइट इट, हाउ मेनी z satisfies mod z इज इक्वल टू 5? यस और नो बच्चों? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसी प्रॉब्लम का मतलब ये होगा, हाउ मेनी ऑफ z satisfies दिस इक्वेशन mod z इज इक्वल टू 5? मतलब ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनके की मॉड्यूलस का वैल्यू इक्वल टू 5 आएगा? यस और नो? कैन यू गाइस टेल मी द आंसर, सारे के सारे बच्चे? यस।
सोचो जरा, बहुत सारे बच्चे यहां पे बोल देते हैं z इज इक्वल टू सर प्लस माइनस 5। कैसे बोलते हैं वो बोलते हैं जो मॉड्यूलस हम रियल नंबर्स के साथ में पढ़ के आए हुए हैं, यानी बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हुए हैं, उसके बेसिस पे बच्चे यहां पे बोल देते हैं कि सर z या तो 5 हो जाए या -5 हो जाए, दोनों ही केस में जो मेरा मॉड z होगा उसका वैल्यू 5 होता है। तो बच्चे आंसर ये बोलते हैं, जो कि आधा अधूरा आंसर है, जो कि अगर मैं कहूं फंडामेंटली करेक्ट है क्या, तो पूरे का पूरा करेक्ट नहीं है। हाँ, 5 और -5 भी सेटिस्फाई करेंगे, z इज इक्वल टू 5 यानी 5 प्लस 0 आई इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 5,0 का डिस्टेंस 0,0 से कितना होता है, 5 होता है। और साथ साथ अगर मैं आप लोगों को कहूं कि 5 -5,0 यानी -5 प्लस 0 आई, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है डेफिनेटली। लेकिन देयर आर ऑल्सो अदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लाइक यू हैव सीन कि z इज इक्वल टू अगर 3 + 4i है तो भी मेरे मॉड्यूलस कितना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, 5 है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, आप सोचो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनका कि ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस 5 बोलने का मतलब यहां से आपको एक ऐसी लाइन मूव करनी है जिसका कि डिस्टेंस हमेशा 5 हो। अब आप सोचिए, अगर आपको हमेशा डिस्टेंस 5 रखनी है, डोंट यू थिंक कि यार हमेशा डिस्टेंस 5 रखनी है एंड दैट टू फ्रॉम ओरिजिन, हमेशा डिस्टेंस 5 रखनी है एंड दैट टू फ्रॉम ओरिजिन, तो ये तो एक सर्कुलर रीजन बनना चाहिए। सारे के सारे बच्चे एक सर्कुलर रीजन बनना चाहिए कि नहीं, बिकॉज आपको ओरिजिन से हमेशा 5 डिस्टेंस रखनी है। हाँ या ना बच्चों, सोचो। यस, एक ऐसा सर्कल जिसकी की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 है तो उस सर्कल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट क्या मॉड्यूलस की वैल्यू 5 लेगा कि नहीं लेगा, बिकॉज मॉड्यूलस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। और अगर मुझे मॉड z इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई करवाने वाले z चाहिए, तो यानी अल्टीमेटली आई वांट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका की ओरिजिन यानी 0 + 0i से डिस्टेंस अगर मैं कहूं तो 5 के बराबर हो, तो विल दैट बी लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर सर्कल और नॉट। तो अगर मैं कहूं इस सर्कल की इक्वेशन हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो बच्चे बोलेंगे सर x² + y² इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, यानी एनी सर्कल एनी पॉइंट x, y satisfying x² + y² is equal to 5², x² + y² is equal to 5² will give us distance between x, y and 0, 0 as 5, that is modulus of x plus iy is equal to 5, that is mod z is equal to 5. So there are infinite values of z because there are infinite points on this circle, yes or no? एक सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स की मदद से बनता है, तो हर वो पॉइंट जो कि इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है वो मॉड z का वैल्यू मुझे 5 देगा, और अगर वो मुझे मॉड z का वैल्यू 5 देगा तो आई कैन से यार ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल बी सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखिएगा बेटे यहां पर ये वाला पॉइंट -5, 0, या इसी को मैं अगर कहूं तो -5 + 0i, ये वाला पॉइंट 5, 0, इसी को मैं अगर कहूं तो 5 + 0i, ये वाला पॉइंट जिसको मैं अगर 0, -5 बोल रहा हूं तो यही वाला पॉइंट मेरा कितना हो गया 0 - 5i, ये वाला पॉइंट अगर मैं इसको 0, 5 है ये, तो यही वाला पॉइंट कितना हो गया 0 + 5i, और भी जैसे लाइक दिस कि यहां पर पॉइंट आएगा 3 + 4i यानी कि 3, 4, उसका भी डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होता है बेटा 5 होता है। तो लाइक दिस डोंट यू थिंक इनफाइनाइट पॉइंट्स विल बी देयर व्हिच विल बी सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन।
तो पहली चीज तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर कभी भी मॉड z इज इक्वल टू 5 आ जाए तो ये मत कर देना भैया कि z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, वो केवल रियल सॉल्यूशंस ही होंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो देयर विल बी इमेजिनरी नंबर्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एज वेल, और वो इनफाइनाइट होंगे इन टोटल, बिकॉज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल ऑफ रेडियस 5 विल बी सैटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ गई ये बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा। राइट, क्लियर है? चलिए मैं यहां पर कुछ नोट लिखवा देता हूं आप लोगों को पहले, हालांकि आप लोगों को पता भी होगा बट फिर भी आई एम थिंकिंग ऑफ कि भैया लिख लेता हूं मैं, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा बेटा, रियल प्योरली रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सर प्योरली रियल नंबर्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, जहां पर कि b 0 होता है। यस और नो? अगर i के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी नहीं आता तो वो एक प्योरली रियल नंबर बन जाते हैं। तो प्योरली रियल नंबर कहां लाए करते हैं इस आर्गन्ड प्लेन के अंदर, जरा मुझे बताएंगे। प्योरली रियल नंबर्स लाइज ऑन रियल एक्सिस। यस और नो सारे के सारे बच्चे? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट उनका 0 होता है। जैसे अगर आप देखो 4 प्लस 0 आई, तो ये 4,0 पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन दी रियल एक्सिस ओनली। हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? पहली चीज। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बोलना चाहिए रादर, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स कौन से एक्सिस के ऊपर लाए करते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स लाई ऑन कहां पर? इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि प्योरली इमेजिनरी नंबर के अंदर रियल पार्ट क्या होता है बच्चों? 0 होता है। यस और नो? तो हालांकि ये चीज आप लोगों को पता होगी बट फिर भी मैंने कहा नोट करके लिखवा देता हूं। चलिए, तो वी वर समवेयर ओवर हियर, तो यहां पर आ जाइए। देखिए ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो मॉड z इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करते हैं, या ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका कि मॉड्यूलस का वैल्यू 5 के इक्वल है? तो आगे से हम ये नहीं बोलेंगे कि यार z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। समझ आ गई ये बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है बेटा तो मुझे जरा बताइएगा। आगे बढ़ूं मैं एवरीवन? यस, आगे बढ़ा जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ z बार ऑन आर्गन्ड प्लेन, समझिएगा जरा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे धड़ल्ले से बोल देंगे x माइनस आई वाई, और मैं कहूंगा गलत है। x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? हमें तो पढ़ाया गया था होगा, बहुत सारे किड्स विल बी लाइक दिस। तो ऐसी बात नहीं है, आपने अपने टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनी होगी, तभी आप बोल रहे हो कि x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई होगा। तो समझिएगा जरा, मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देता हूं पहले आप लोगों को। रिकॉल, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम x नहीं लिख सकते, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम y नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज यहां पर यह नहीं बताया हुआ है कि x एंड y आर रियल नंबर्स और नॉट। यहां बताया हुआ है कहीं पे कि x और y रियल नंबर्स है? नहीं, तो हम अपनी मर्जी से नहीं मान लेंगे। x और y रियल नंबर दिया होता तब जाके हम बता देते कि हाँ यार रियल पार्ट ऑफ z x होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो y होगा। देखिए जरा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दे दिया, अब मुझे यहां पे बताने की जरूरत है क्या कि 3 और 4 जो है वो रियल नंबर्स हैं? नहीं है। तो रियल पार्ट ऑफ z मेरा क्या होता है? ऐसा टर्म जो कि विदाउट i लिखा हुआ है। विदाउट i क्या है? 3। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या होता है? एक ऐसा रियल नंबर जो कि i के साथ लिखा होता है। तो i के साथ में क्या लिखा हुआ है? 4। तो बेसिकली रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये दोनों होते तो एक रियल नंबर ही है।
अब यहां पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये 3 और 4 जो है वो रियल नंबर्स ही होंगे, मुझे पता है वो रियल नंबर्स ही होते हैं। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए अगर मैं इस तरीके का प्रॉब्लम ले लेता हूं कि मान लीजिए मैंने x के जगह पर ले लिया 1 + 2i, ये x के जगह पर पुट कर दिया है, और i टाइम्स लेट से y के जगह पर पुट कर दिया 2 - i। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया था क्या कि x और y रियल नंबर्स हैं? नहीं बताया था। तो x और y रियल नंबर्स नहीं बताए हुए तो दे कैन बी इमेजिनरी एज वेल। तो अगर मैं x के जगह पे ऐसा ले लूं और y के जगह पर ऐसा ले लूं, तो क्या आप बोलोगे कि रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है? नहीं बोलोगे ना। तो रियल पार्ट ऑफ, अगर मैं इस चीज को x के जगह पर ले रहा हूं और इस चीज को अगर मैं y के जगह पर पुट कर दूं, तो ऑब्वियसली क्या कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो x के इक्वल नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो y के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई। तो समझ में आई आप लोगों को ये बात कि नहीं कि भैया ये जो चीज मेरी लिखी हुई है ना z = x + iy, तो रियल पार्ट जो है वो z x के इक्वल नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो y के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज x, y, ये जो x और y है बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज नॉट गिवन। जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि x और y रियल नंबर्स हैं, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि भैया इसका रियल पार्ट जो है वो x है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो y। तो मोमेंट हमने बोल दिया कि x और y आर रियल नंबर्स, तो फिर ठीक है, नॉन विदाउट i कौन सा टर्म लिखा होगा? x, और फिर विदाउट i के साथ में कौन सा लिखा होगा? y। तो वो रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो हमें x और y रियल नंबर्स गिवन हो। जैसे कि यहां पर तो हमें पता है, तो 3 और 4 हमने बता दिया, लेकिन अगर x का वैल्यू ऐसा है और y का वैल्यू ऐसा है, बिकॉज यहां पे x और y रियल नंबर्स है, ये तो किसी ने बताया नहीं। तो अगर x का वैल्यू ऐसा ले लिया, y का वैल्यू ऐसा ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो x नहीं होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z जो है वो y नहीं होगा। आई होप वी गाइज आर क्लियर टिल दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऑन द सेम पैटर्न, अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि x + iy का x + iy के अंदर मैं ये नहीं बताता कि x और y रियल नंबर्स है, तो आप x - iy उसका कॉन्जुगेट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे आप इसका कॉन्जुगेट ऐसा बोलोगे क्या कि 1 + 2i - i टाइम्स 2 - i, नहीं बोलोगे ना। तो आप x + iy का कॉन्जुगेट x - iy तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि आपको ये चीज ना गिवन हो कि x और y जो है वो रियल नंबर्स है। हाँ, इसका कॉन्जुगेट आप सीधे बोल दोगे 3 - 4i, क्योंकि आपको पता है 3 और 4 जो है वो रियल नंबर्स हैं। लेकिन यहां पे आप इस i की जगह -i लगा के बोल दोगे क्या कि इसका कॉन्जुगेट ये होगा? नहीं बोल सकते, राइट? समझ में आ रही है बात? आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। तो चलिए अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ z बार ऑन आर्गन्ड प्लेन को डिस्कस करने चलते हैं। जरा मेरी बात सुनिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि यार 3 + 4i, तो 3 + 4i कहां होता है? सर 3 + 4i जो है वो यहां कहीं होता है, ये वाला पॉइंट, जो कि हम 3, 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए z बोल रहा हूं 3 + 4i को, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर इसका कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी 3 - 4i। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो कहां लाई करेगा? तो किड्स विल टेल मी कि सर वो जो है अपना यहां पर लाई करेगा, ये वाला पॉइंट। मैंने कहा ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सर 3 - 4i, ये हो जाएगा मेरा कॉन्जुगेट ऑफ z, और इसी को मैं और रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैसे? 3, -4 से भी। आया ना बच्चों? ओके, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस? जरा सोचो, कुछ पता लगता है? अगर नहीं लगता कोई बात नहीं, हम और पॉइंट्स लेंगे। अगर मैं बोलूं कि 0 + 2i कहां होगा? यहां पे होगा, तो 0 + 2i, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए z1 बोलता हूं, तो z1 को मैं 0, 2 भी बोल सकता हूं वैसे। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर 0 - 2i, z1 बार कितना हो जाएगा मेरा? 0 - 2i। इसको मैं 0, -2 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, कोई कोरिलेशन नजर आ रहा है इसके बीच में, इसके बीच में, एंड इसके बीच में और इसके बीच में? सारे के सारे बच्चे कोई कोरिलेशन नजर आ रहा है क्या? फील करेंगे सारे के सारे बच्चे। अच्छा, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि -3, -3, अगर ये है मेरा एक -3 - 3i, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं कि ये एक Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी दिस इज गोइंग टू बी सेम एज सॉरी +3, -3, तो ये हो गया +3, -3 जैसा पॉइंट। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट जो होगा
वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अब कोई रिलेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अब कोई रिलेशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या बच्चों, बिटवीन कॉन्जुगेट एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z? notice that notice that z and its conjugate z bar are mirror images of each other about x axis. yes or no? because रिकॉल करिए, क्या रिकॉल करिए, रिकॉल करिए कि अगर मैं a कॉमा b की मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस पूछता हूं तो वो होती है a कॉमा माइनस। रिकॉल, मिरर इमेज ऑफ a comma b about x axis is a comma minus b। याद है आप लोगों को एवरीवन? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3,4 की मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट क्या होगी, तो आप धड़ल्ले से बोल देना 3,-4, बिकॉज x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बोल रहा हूं, तो जितना ये पॉइंट ऊपर होगा उतनी ही नीचे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी सारे के सारे बच्चे। तो 3,4 इज 4 यूनिट्स अबव द x एक्सिस, तो उसकी मिरर इमेज 4 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस बनेगी, यानी 3,-4। दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 4i इज नथिंग बट 3 - 4i। यस और नो? कैन यू गाइस फील दिस? तो रिकॉल करिए कि मिरर इमेज ऑफ a, b अबाउट x एक्सिस इज नथिंग बट a, -b। तो अगर मैं ये चीज देख रहा हूं तो 3 + 4i का कॉन्जुगेट ये हो गया, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट पूछता हूं फिर से, तो सर इसका कॉन्जुगेट जो है वो ये हो जाएगा, यानी इसकी मिरर इमेज तो ये हो जाएगी और इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी। हाँ या ना? इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी और इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी। हाँ या ना? तो कैन यू रिकॉल दैट प्रॉपर्टी कि z बार का बार विल बी इक्वल टू z? इज इट गेटिंग प्रूव्ड फ्रॉम हियर एवरीवन? सोचेंगे सारे के सारे बच्चे। आई वांट यू गाइस टू थिंक ओवर दिस अ बिट। क्या आप लोगों को इतनी क्लैरिटी आ रही है सारे के सारे बच्चे? एवरीवन सोचो जरा। मैंने कहा ठीक है यार, यस क्लैरिटी आ रही है सारे के सारे बच्चों को, यहां पर फीलिंग आ रही है कि z और z बार, जितना z ऊपर होगा उसका कॉन्जुगेट उतना ही नीचे होगा, और जितना अगर z नीचे है क्या उसका कॉन्जुगेट उतना ही ऊपर आएगा, बिकॉज z एंड z बार विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट x एक्सिस। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? क्या इतनी क्लैरिटी है हमें यहां पर एवरीवन? बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ी और ज्योमेट्री की फीलिंग के तरफ बढ़ते हैं, है ना। मैं आपसे एक चीज कहता हूं, प्लॉट एक मिनट, है ना। यस, प्लॉट z is equal to a plus ib where a and b are some real numbers। ठीक है, a and b are some real numbers and accordingly plot क्या z bar माइनस z एंड माइनस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। और रैदर मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि आप इसको एक काम करिए, इसको आप ले लीजिए 3 + 4i ले लीजिए, फिर हम जनरलाइज कर दें। ठीक है, चलिए प्लॉट करिएगा 3 + 4i को, जहां पे ऑब्वियसली ये तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्लॉट करना है z बार माइनस z और माइनस z बार। थोड़ी सी कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे टू प्लॉट दीज। ठीक है, z बार, तो z बार को प्लॉट करना है, एक माइनस z को प्लॉट करना है और एक माइनस। ठीक है, चलिए करेंगे सारे के सारे बच्चे। तो देखते हैं z इज इक्वल टू 3 + 4i है,
तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i को अगर मुझे प्लॉट करना है तो 3 तो x एक्सिस के ऊपर, रियल एक्सिस के ऊपर, और यहां पर ये यानी कि ये मेरा पॉइंट हो गया कितना 3 प्लस 4i, यानी कि दिस इज इक्वल टू z। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार z बार लिखिए, तो z बार क्या हो जाएगा बेटे? सर z बार हो जाएगा 3 माइनस 4i। मैंने कहा ठीक है, विच इज गोइंग टू बी सेम एज 3 कॉमा माइनस 4। बच्चों ने कहा ठीक है। मैंने कहा माइनस z को बताइए जरा क्या होगा? सर माइनस z हो जाएगा ये चीज, यानी माइनस 3 माइनस 4i, यानी कौन सा पॉइंट हो जाएगा वो? माइनस 3 कॉमा माइनस 4। हाँ या ना बच्चों? ठीक है। मैंने कहा यार कि माइनस z बार को प्लॉट करिए, तो बच्चे बोलेंगे सर माइनस टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4i, यानी माइनस 3 प्लस 4i, यानी माइनस 3 कॉमा 4। कैन बी प्लॉट ऑल दीज 4 पॉइंट्स एवरीवन? माइनस 3 कॉमा 4 को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो माइनस 3 कॉमा 4 मेरा यहां पे आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 4i, जो कि मेरा क्या है? जो कि मेरा है माइनस z बार। मैंने कहा ठीक है, 3 माइनस 4i क्या है मेरा? z बार। तो 3 कॉमा माइनस 4i को प्लॉट कर देता हूं, 3 कॉमा माइनस 4i, सॉरी 3 माइनस 4i, यानी 3 कॉमा माइनस 4, दैट विल कम समवेयर ओवर हियर, यहां पे आएगा कहीं पे। एवरीवन चलिए, सॉरी दिस इज z बार। ठीक है, माइनस z को प्लॉट करना जरा बेटे, माइनस z को प्लॉट करना, माइनस z यानी माइनस 3 कॉमा माइनस 4i, यानी ये वाला पॉइंट। ओके, अब जरा इन चारों पॉइंट्स को फील करो, व्हाट काइंड ऑफ शेप दीज 4 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग। सर ये पॉइंट मेरा 3 कॉमा 4 जैसा है सर, ये वाला पॉइंट मेरा 3 कॉमा माइनस 4 जैसा है, ये वाला पॉइंट मेरा माइनस 3 कॉमा 4 जैसा है, और ये वाला पॉइंट मेरा माइनस 3 कॉमा माइनस 4 जैसा है। तो ये चारों पॉइंट्स कौन सा शेप बना रहे हैं? कैन यू गाइस फील इट? सर इन दोनों को ज्वाइन किया तो सर ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू 4। इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये तो एक वर्टिकल लाइन है सर, y x इक्वल टू 3। इन दोनों को ज्वाइन किया तो सर ये तो एक वर्टिकल लाइन है सर, x इक्वल टू माइनस 3। और इन दोनों को ज्वाइन किया तो सर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस 4। हाँ या ना बच्चों? तो ये हो गई x इक्वल टू 3, ये हो गई x इक्वल टू माइनस 3, ये वाली हो गई y इज इक्वल टू 4, और ये हो गई y इज इक्वल टू माइनस 4। तो व्हाट काइंड ऑफ अ शेप इट इज फॉर्मिंग? सर इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो माइनस 3,4 और 3,4 के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकाल लूंगा, कितनी डिस्टेंस है सर? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 6। मैंने कहा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखो, 3,4 और 3,-4 के बीच में डिस्टेंस सर 8 है। और ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? परपेंडिकुलर लाइंस आर देयर। तो डोंट यू थिंक कि हियर वी कैन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा हम? हियर वी कैन ऑब्जर्व z बार, z माइनस z and minus z bar. These are forming vertices of a rectangle, yes or no? एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स है कि नहीं है ये सारे के सारे बच्चे बताएंगे मुझे, यस और नो? एवरीवन बताओ जरा मेरे को, क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स z, z बार, माइनस z और माइनस z बार जो है वो रेक्टेंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं? कैन यू गाइस फील दिस एवरीवन? क्या इस बात में हमको क्लैरिटी आ रही है? तो चलिए अब हम इनको एज अ रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। यस चलिए बच्चों, है ना, इसको एज अ रिजल्ट समझ। नोट, अगर मैं बोलूं कि z का वैल्यू मेरा a प्लस आई बी है तो z बार कितना हो जाएगा बेटे? अगर a और b रियल नंबर है, हियर a एंड b आई एम टेकिंग एज रियल नंबर, ठीक है?
तो z बार का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा a माइनस आई बी। मैंने कहा ठीक है, तो माइनस z का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, माइनस a माइनस आई बी। मैंने कहा ठीक है, और माइनस z बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचो जरा, इसके आगे माइनस लगा देना, यानी माइनस a प्लस आई बी। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, these 4 points, these 4 points या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहूं, will form a rectangle. yes और नो, जरा प्लॉट करो। इसके कोऑर्डिनेट्स a कॉमा बी कहीं पे ले लो, किसी भी क्वाड्रेंट में ले लो a कॉमा बी, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली z बार निकाल लो, यानी मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। फिर ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, आप लोगों को समझ में आएगा। सारे के सारे बच्चे विल ट्राई। जनरलाइज कर दिया हमने इसको, और जनरलाइज नहीं करना है तो आप ज्योमेट्री से बना लो यार। देखो ये हो गया आपका, मान लीजिए आपने z यहां पे ले लिया, ठीक है। अब a और b रियल नंबर से तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने z यहां ले लिया, तो z बार उसकी मिरर इमेज यहां पे आ जाएगी। तो ये अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी यहां पे आ जाएगा, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। अच्छा, फिर जो मेरा माइनस z होगा मैं तो माइनस a माइनस बी ऐसा आएगा, माइनस a माइनस बी ऐसा आएगा। और z बार के आगे अगर माइनस लगा दूंगा तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड कि वो क्या आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लैरिटी आ रही होगी सारे के सारे बच्चों को। तो मैं यहाँ पर एक चीज और फील करवाना चाहता हूँ आप लोगों को, है ना, मैं एक चीज और फील करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया चलो कि z का इमेज जो है वो z बार होता है अबाउट एक्स एक्सिस। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर और फील करवाना चाहता हूँ, थोड़ी सी चीज समझिए, ठीक है, थोड़ी सी चीज यहाँ पर समझिएगा बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस z की मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस क्या है, इसकी मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस क्या है, 3 प्लस 4i की मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस माइनस 3 प्लस 4i होगी कि नहीं होगी, वो ये वाला पॉइंट है क्या नहीं है, देखो फील। और इसकी मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस बोलूं तो वो पॉइंट है कि नहीं है, देखो जरा। मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस यानी y एक्सिस के ऊपर अगर एक मिरर लगाए तो जितना आगे हमारा ये पॉइंट है उतनी ही अंदर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, सारे के सारे बच्चे। तो कैन यू गाइस डिड्यूस दिस थिंग कि माइनस z बार इज द मिरर इमेज ऑफ z एंड z इज द मिरर इमेज ऑफ माइनस z बार, एक दूसरे की मिरर इमेज ही तो है ये दोनों भी। और सिमिलरली ये दोनों भी अबाउट y एक्सिस एक दूसरे की मिरर इमेज ही तो है, हाँ या ना। कैन यू गाइस डिड्यूस दिस रिजल्ट एवरीवन। और आप जरा ऑब्जर्व भी करो यहां पर, तो a कॉमा बी, a प्लस आई बी अगर ये है, और अगर इन सिंपलर टर्म समझना चाहते हो तो a प्लस आई बी को भले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो। अब a और b की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने उसको a प्लस आई बी को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया था। ये मत सोचना कि सर a कॉमा बी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर a का वैल्यू -2 हो, b का वैल्यू 3 हो, बिल्कुल हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। किसने कहा a का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। यस, तो मान लीजिए अगर a प्लस आई बी मेरा यहाँ पे है, यानी कि अगर मेरा z यहाँ पर है तो z बार यहाँ कहीं आएगा, a माइनस आई बी मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं अगर माइनस z बार को देखूंगा तो माइनस z बार मेरा कहां आएगा बेटे, माइनस z बार मेरा यहां कहीं आएगा, बिकॉज वो इसकी मिरर इमेज होता है। माइनस z बार यानी कि माइनस a प्लस आई बी, और ये वाली चीज होती है मेरी माइनस z, और माइनस z क्या होता है, माइनस z इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ दिस z बार अबाउट दिस, है ना। समझ में आ रही है बात। आप किसी एक पॉइंट से समझोगे ना a और b की वैल्यू लेके तो ज्यादा बेहतरी से समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी मिरर इमेज ये होती है, इसकी मिरर इमेज ये होती है, इसकी मिरर इमेज ये होती है, इसकी मिरर इमेज ये होती है। और वैसे भी इतना तो आपको पता होना चाहिए कि a कॉमा बी की मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस क्या होती है, वो होती है माइनस a कॉमा बी। और a कॉमा बी की मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस क्या होती है, a कॉमा माइनस बी। समझ में आ रही है बात। यस, तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, नोट z and minus z bar are mirror images of each other about y axis. Similarly,
एक और चीज कि माइनस जेड एंड जेड बार आर ऑल्सो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट 5x। क्लियर बात है एवरीवन? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का तो मुझे बताइएगा। अब एक और चीज समझिएगा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि व्हाट यू हैव स्टडीड अबाउट मिरर इमेज अबाउट अ पॉइंट, या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का क्या मतलब सीखा है आप लोगों ने? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब सीखा है। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव स्टडीड दैट पार्ट और नॉट। समझिएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन होता है, ठीक है? इसे हम ऑड फंक्शन भी बोलते हैं। ऑड फंक्शन क्यों बोलते हैं? कि अगर ये एफ ऑफ एक्स देखूं यहां पर तो वो कितना है, एक्स क्यूब। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना चाहूं, यानी कि अगर मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालता हूं तो वो बन जाता है माइनस एक्स क्यूब, और इन दोनों को ऐड अगर मैं करता हूं तो वो जीरो आ जाता है, हाँ या ना? अगर मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और उसमें मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डालता हूं तो वो बन जाता है कितना, माइनस एक्स क्यूब। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो जीरो बन जाता है, इसीलिए इस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूं, ऑड फंक्शन। एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये बात आपने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसके बारे में। अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे कहीं ना कहीं उस हिसाब से फ्लो सेट कर दिया जाएगा कि आपको ये चीज भी समझ में आ जाए। अभी आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ी बहुत आती है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट देखता हूं, लेट से मैंने देखा मान लीजिए 2,8, तो इसके ऊपर क्या इनके नेगेटिव्स वाले यानी -2, -8 भी लाए करते हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर, अगर x की वैल्यू -2 डालेंगे तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलने का क्या मतलब है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलने का क्या मतलब है? इफ a, b lies on graph, then -a, -b also lies on the graph। क्या बोल रहा हूं मैं? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलने का क्या मतलब है कि जैसे यहां पे 2,8 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो -2, -8 यानी दोनों पे माइनस माइनस साइन लगा दे तो वो भी ग्राफ के ऊपर अगर लाई करे तो हम बोलते हैं कि वो ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। अब जरा देखिएगा, यहां पे मेरा ये रहा z बार, अब z बार यानी a, -b, और ये रहा -z बार जो कि कितना है, -a, b। तो डोंट यू थिंक कि -z बार एंड z बार, -z बार एंड z बार आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलने का क्या मतलब है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलने का मतलब है कि भैया अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इन दोनों को ज्वाइन करती हुई, तो पहली बात तो फील करिए कि वो ओरिजिन से पास होगी कि नहीं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि यार इस लाइन का स्लोप निकालिए तो आप क्या लिखोगे, इसका तो 0,0 कोऑर्डिनेट है और इसका आप बोल दोगे a, -b है, तो आप बोलोगे 0 -b अपॉन 0 - a यानी b अपॉन -a tan थीटा का वैल्यू। और अगर मैं इस पोर्शन का बोलूं तो वो भी आप यही बोलोगे कि नहीं, tan थीटा का वैल्यू b अपॉन -a। तो ये जो लाइन है इनका सेम स्लोप होगा कि नहीं होगा, जरा मुझे बात बताओ। और जरा एक और चीज नोटिस करो कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, √a² + b², और इस पॉइंट से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, √a² + b²। तो समझो जरा, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस जाने पर ये पॉइंट आया है उतना ही डिस्टेंस जाने पर ये पॉइंट आया है, एंड दे आर ऑल लाइंग ऑन द सेम लाइन। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अगेन मेरी बात सुनो, ओरिजिन से जितना डिस्टेंस जाने पर ये पॉइंट आया है उतना ही डिस्टेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पर दूसरा पॉइंट अगर आ गया है तो यही मतलब है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का इन दिस केस। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से नहीं हो, राइट एवरीवन? क्लैरिटी है आप लोगों को इस बात के ऊपर? अब ठीक है, एक और पॉइंट बता देता हूं। तो सिमिलरली मैं z और -z के बारे में क्या बोल सकता हूं? z and -z are symmetric about origin again, हाँ या ना?
फील करेंगे सारे के सारे बच्चे? एवरीवन इज गोना फील इट, फील करो सारे के सारे बच्चे। देखो अगर मैं इन दोनों इसको z को और z माइनस जेड को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो इस पोर्शन में डिस्टेंस कितनी आ रही है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पोर्शन में डिस्टेंस कितनी आ रही है? सेम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहां का स्लोप अगर लिखूंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, बिकॉज ये पॉइंट ए कॉमा बी है। और यहां का अगर स्लोप लिखूंगा तो क्या होगा? 0 माइनस माइनस बी अपॉन 0 माइनस माइनस ए, यानी tan थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए वंस अगेन। तो ये एक ही लाइन होने वाली है, यस और नो। और जितना ओरिजिन से जाने पर ये पॉइंट आया उतना ही ओरिजिन से इधर आने पर ये पॉइंट आया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और वैसे भी होना ही चाहिए था, बिकॉज दीज आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बच्चों। These two things that I have drawn, these are what? These are diagonals of the rectangle. Yes or no? Can you guys feel it? सारे के सारे बच्चे फीलिंग आ रही है इस चीज की कि नहीं आ रही है कि यार ये जो चीजें हैं ये डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ही हैं? क्लियर? किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का? आगे बढ़ा जाए एवरीवन यहां से। यप, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत वेक्टर आता है क्या? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया के अंदर मैं आप लोगों के लिए वेक्टर्स भी घुसाना चाहूंगा। तो चलिए वेक्टर्स को घुसाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया के अंदर। ऑलराइट, हियर वी गो। आप लोगों ने वेक्टर्स फिजिक्स के अंदर अभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। क्लास 12th के अंदर हम वेक्टर्स को इन डेप्थ पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर भी। तो अभी हम जितनी मैथमेटिक्स, जितना फिजिक्स से रिलेटेड वेक्टर्स जानते हैं उसी का यूज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए भी। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं यहां पर अभी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है उसे हम एक 2 डायमेंशन नंबर बोल सकते हैं। जैसे हम रियल नंबर्स के साथ डील करते थे तो रियल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते थे? ऐसे रियल एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते थे, हाँ या ना? यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, -2। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू प्लॉट रियल नंबर्स। याद है आप लोगों को? रियल नंबर लाइन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है? हमने 2 एक्सेस लिए हैं, तो इसीलिए हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल नंबर है, रियल नंबर्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये 2 डिमेंशनल नंबर्स है, यानी इसमें एक डायमेंशन तो रियल एक्सेस और एक इमेजिनरी पार्ट, राइट? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और हम लोगों ने जब वेक्टर्स पढ़े हैं फिजिक्स के अंदर तो वेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने इस तरीके की बात की है। चलिए अब उसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इस चीज को मैं हटा देता हूं, है ना? यप, तो क्या वी गो बच्चे, देखना जरा। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि है मान लीजिए 3 + 4i, और एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि है मान लीजिए -1 -2। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या आप मुझे Z1 - Z2 का वैल्यू बता दोगे, तो बता दोगे क्या Z1 - Z2 का वैल्यू बच्चों? सर बिल्कुल बता देंगे, क्या बड़ी बात है। Z1 - Z2 क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 3 + 4i में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है -1 - 2i, यानी कि ये बेसिकली आ जाएगा 4 + 6i। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे समझिएगा, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं या ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए मैंने 3,4 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे दिए -1, -2, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बी ए वैक्टर लिखिए। तो बी ए वैक्टर आप कैसे लिखते हो बच्चों? सर बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, तो बी के कोऑर्डिनेट्स सॉरी ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स, यानी सर ऐसे लिखते हैं। तो ये कितना आ गया? 4i कैप प्लस 6j कैप। डोंट यू थिंक कि यार ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आ रही है? कैन यू गाइस फील इट? देखो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि Z1 - Z2 करिए, और या फिर मैं आपको बोलूं कि ए के कोऑर्डिनेट्स ये, बी के कोऑर्डिनेट्स ये, तो आप बी ए वैक्टर निकालिए। वैक्टर्स में क्या होता है? जो ये वाला पॉइंट होता है वो फाइनल पॉइंट होता है, और जो पहले लिखा होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है। तो हाउ डू वी राइट डाउन अ वेक्टर? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सही बात है एवरीवन? तो ये जो चीज लिखी हुई है बी ए वैक्टर, ये ऐसा ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? विच इज, डोंट यू थिंक कि अगर मैं इसका
एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखो या रियल पार्ट देखो तो वो 4 है, और इसका भी आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, इसका इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट या कहूं इमेजिनरी पार्ट 6 है, और इसका वाई एक्सिस के अलोंग यानी जे कैप के अलोंग कंपोनेंट कितना है 6। डोंट यू थिंक यार ये दोनों चीजें एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं? तो दिस कोरिलेशन बिटवीन वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी अ ग्रेट बूम फॉर अस। ये अपने लिए बहुत बड़ा बूम हो सकता है। तो जरा समझिएगा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इन्हीं चीजों को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो पॉइंट हमारा 3,4 यहां पे है, ये वाला 3, यानी कि इसी को मैं बोल सकता हूं 3 + 4i, हम जानते ही हैं इतना तो, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक हो गया क्या, Z1। मैंने कहा ठीक है, और इसी को मैं ए पॉइंट भी बोल सकता हूं, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर और नोटिस करिएगा बेटे, अगर मैं बोलूं Z2 यानी -1, -2, यानी ये वाला पॉइंट बेटे -1, -2, तो इसको मैं बी पॉइंट बोला हूं -1, -2, तो यही पॉइंट मेरा -1, -2i, यानी कि कितना Z2 भी कहलाएगा बेटे। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि बी ए वैक्टर लिखिए, तो बी ए वैक्टर विल बी ड्रॉन हाउ बेटा, कैसे ड्रॉ करेंगे बी ए वैक्टर को? सर बी ए वैक्टर तो हमारा ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। मैं बोलता हूं बी ए वैक्टर को क्या अब से मैं Z1 - Z2 भी बोल सकता हूं? देखो जरा, बिकॉज Z1 - Z2 का वैल्यू कितना आएगा, हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, सेम ही आएगा। तो कैन वी राइट दिस बी ए वैक्टर एज Z1 - Z2? बस थोड़े से नोटेशंस का ध्यान रखना कि बी ए वैक्टर के अंदर आई कैप जे कैप आएगा, और यहां पे रियल पार्ट में कुछ भी नहीं आता, और इमेजिनरी पार्ट के अंदर जो है वो आई आता है। यस और नो एवरीवन, सारे के सारे बच्चों को क्लैरिटी है इतनी कि नहीं है? ऑल ऑफ यू गाइज गोना टेल मी यप क्लियर है? तो मैं यहां पर आप लोगों को एक नोट ड्रॉ करवाना चाहता हूं। यहां पर नोट, अगर मान लीजिए आपको यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है P, और ये एक वेक्टर है इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ मान लो, और एक यहां पर आपके लिए पॉइंट है Q, ठीक है ऐसा, और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये Z1 है और ये Z2 है। तो अगर मैं आपसे PQ वेक्टर पूछता हूं इनके, या QP वेक्टर पूछता हूं, तो QP वेक्टर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे? सर Q इज द इनिशियल पॉइंट, P इज द फाइनल पॉइंट, ऐसा है। तो ये चीज थी, तो P के कोऑर्डिनेट्स माइनस Q के कोऑर्डिनेट्स करेंगे कि नहीं करेंगे एवरीवन? अब P के कोऑर्डिनेट्स में Z1 है, तो सोचो जरा यहाँ पे Z1 - Z2 आएगा कि नहीं आएगा सारे के सारे बच्चे? और अगर मैं QP वेक्टर पूछता हूं या PQ वेक्टर पूछता हूं, PQ वेक्टर में फाइनल पॉइंट कौन सा है बेटा? फिर PQ वेक्टर के अंदर फाइनल पॉइंट जो है वो Q है, तो यहाँ पे ये चीज Z2 - Z1 आएगी क्या? और वैसे भी आप जानते हो कि QP वेक्टर और PQ वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल। यस और नो एवरीवन, सारे के सारे बच्चे, कैन यू गाइस फील इट? अच्छा, वेक्टर की तरह तो सर हमने मान लिया। मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, यहां पर आ जाइए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मॉड ऑफ Z1 - Z2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर √4² + 6², जो कि कितना हो गया बेटा? 36 में 16 ऐड करना है, √52 यानी कि 213। बच्चों ने कहा जी सर। मैंने कहा यहां पे वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड निकालना जरा, सर सेम आएगा। यस और नो सारे के सारे बच्चे? √52 हाँ है ना? तो जरा यहां पे समझिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ BA इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1। तभी तो हमने बोला है कि भैया ये दोनों वेक्टर है, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन तो सेम हो ही गई। और दूसरी बात, BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? Z1 - Z2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आप यही चीज यहां पे भी गौर कर लो, यही चीज यहां पर भी गौर कर लो। तो यहां पे अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या पूछता हूं कि QP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा,
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो Z1 माइनस Z2 के बराबर होगा। अच्छा, क्या Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड और Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड बराबर आता है क्या? अगर मैं यहाँ पे बोलता कि आप Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड लिखो तो वो भी बराबर आता क्या? तो हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो चीज है ये Z2 माइनस Z1 के बराबर ही आएगी। लेकिन ये ध्यान दीजिए, Z1 माइनस Z2 वेक्टर अलग है और Z2 माइनस Z1 वेक्टर अलग है, क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग है। बट हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम सेम ही होते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे अगर आप Z2 माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड भी लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता है। यस और नो सारे के सारे बच्चे, एवरीवन, किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का यहाँ पर तो मुझे बताइएगा। राइट, क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ लेके चलते हैं बच्चों। यस, तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन 0 प्लस 0i एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, दैट इज इन मॉड्यूलस को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। समझिएगा जरा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यार ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, सॉरी आर्गन प्लेन है, और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, यानी x कॉमा वाई है। अगर मैं उसकी डिस्टेंस फ्रॉम 0 कॉमा 0 से देखता हूं तो वो किसके बराबर होती है बेटा? मॉड z के बराबर होती है कि नहीं होती है सारे के सारे बच्चे? यस। अच्छा, अगर मैं यहां पर इस वेक्टर को लिखना चाहूं, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैंने a पॉइंट बोल दिया, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने b पॉइंट बोल दिया, तो ए बी वैक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? सर ए बी वैक्टर को मैं लिखूंगा b के कोऑर्डिनेट्स माइनस a के कोऑर्डिनेट्स, यानी मैं लिखूंगा x आई कैप प्लस y जे कैप। हाँ या ना बेटे? बच्चों ने कहा जी सर। मैंने कहा अगर मैं लिखता हूं z माइनस 0, यहां पे तो 0 प्लस नंबर क्या है? 0 ही है, 0 प्लस 0 आई, तो वो कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 0 प्लस 0 आई, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस आई वाई खुद। तो क्या मैं z को जो है वो लिख सकता हूं x प्लस आई वाई खुद, चीज अगर ऐसी आ रही है? हाँ या ना? तो ये वाला वेक्टर ही वो नहीं हो गया, देखो ए बी वैक्टर सारे के सारे बच्चे, पहली बात। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं मॉड z, तो मॉड z का मीनिंग क्या मॉड ऑफ ए बी वैक्टर के बराबर ही है कि नहीं है? सारे के सारे बच्चे देखेंगे जरा, दैट इज, क्या मैं इसको बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन z एंड 0? यही तो हमने फंडा देखा था कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एंड ओरिजिन, या 0 प्लस 0 आई। हाँ या ना? चलिए, यहां पर मैं पीछे एक नोट आपको लिखवाना भूल गया हूं, तो मैं यहां पर एक नोट लिखवा देता हूं आप लोगों को, और रादर यहां पर लिखवा देता हूं, ठीक है? देख लीजिएगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 एंड mod of z2 minus z1 is the length of line segment joining z1 and z2. mod of z1 minus z2 और z2 माइनस z1 का मॉड, दोनों में से कोई भी, ये है क्या? बेसिकली इट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। देखिए समझिएगा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या है, तो डोंट यू थिंक वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की अल्टीमेटली डिस्टेंस ही है? बिकॉज सबसे पहले आपने z1 माइनस z2 निकाला, तो z1 माइनस z2 ये आया, फिर आपने उसका डिस्टेंस ही तो निकाला अल्टीमेटली। हाँ या ना? तो z1 माइनस z2 का मॉड एंड मॉड ऑफ z2 माइनस z1 इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन z1 एंड z2 ओनली। और जरा समझिए, अगर मैं इस z2 को थोड़ी देर के लिए 0 ले लूं, ओरिजिन ले लूं, तो ये मॉड z1 बन जाएगा। मॉड z1 का वैल्यू क्या होगा? z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस। इज दिस थिंग गेटिंग क्लियर इन योर माइंड कि यार मॉड z का मतलब क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। वो क्यों होता है? बिकॉज मॉड z को वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल। और हम जानते हैं क्या कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बेसिकली होता क्या है? दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो
मॉड ऑफ जेड यानी मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो, यानी डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जीरो। चीजें दिमाग के अंदर थोड़ी थोड़ी बैठने लगी। अभी ज्योमेट्री के अंदर बहुत मजा आएगा आपको, धीरे 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 देखते जाना, है ना। धीरे 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 आपको कितना मजा आएगा आप खुद देखते जाना, राइट। चलिए अभी थोड़ी और आपको तगड़ी फील देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की, तो चलिए और मचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, या कहूं डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड z satisfying mod z minus 2 plus 0i is equal to z minus minus 2 plus 0। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको बोला कि ऐसा z निकालिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आपने कहा ठीक है, अब इसको मैं दो मेथड से करवाऊंगा। ये मेथड 2 इसको मैं ग्राफिकली कहूंगा, और ये मेथड 1 इसको मैं एल्जेब्रिकली कहूंगा। आप देखिए मैंने एल्जेब्रिकली मेथड के लिए कितना स्पेस छोड़ा है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेथड लंबा जाएगा, ये मेथड ग्राफिकली कितना छोटा हो जाएगा, यानी ज्योमेट्री से कितना छोटा हो जाएगा। तो समझिए मुझे हर वो z निकालना है जो कि इस चीज को सेटिस्फाई करता है। देखिए हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्वेश्चन आए तो यू गाइस कैन अप्रोच लाइक दिस। लेट्स अज्यूम, आपको सिखाया भी गया होगा, z का वैल्यू जो है वो x प्लस आई वाई है। आपने कहा ठीक है, अगर z का वैल्यू x प्लस आई वाई है तो आपका क्वेश्चन कैसा बन गया, x प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर। ये भी लिख लीजिए, x और y यहां पर क्या अज्यूम किए हैं आपने, रियल नंबर से अज्यूम। तो यहां पर आ गया -2 इज इक्वल टू ये वाला x प्लस आई वाई माइनस ऑफ माइनस का मॉड्यूलस, कि 0 आई तो लिखने का सेंस ही नहीं है। तो ये बन गया मॉड ऑफ x माइनस 2, ये रियल पार्ट, और आई वाई ये इमेजिनरी पार्ट, इज इक्वल टू दिस। यहां पर आ गया कुछ ऐसा। अब दोनों का मॉड्यूलस लिखना आता है आपको, यहां पे रियल पार्ट x माइनस 2 है, इमेजिनरी पार्ट y है, तो आप लिख दोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख दोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ या ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर आप करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर आपके पास क्या आ गया बेटे, आपके पास आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बच्चों। द मोमेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। सारे टर्म्स कट जाएंगे, 8x इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 0 आया तो इसका क्या मतलब है, हर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर x का वैल्यू अगर 0 हो, दैट इज z having x equal to 0 satisfies given equation। that is, क्या मतलब इससे, any purely imaginary z will satisfy the equation। yes or no सारे के सारे बच्चे, any purely imaginary number z will be satisfying this particular equation। यही मतलब है, बिकॉज x का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0 यानी रियल पार्ट 0, और रियल पार्ट 0 यानी कि वो जो है आपका इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं पे भी लाई कर सकता है, बट हाँ y एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, या कहूं इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर लाई करेगा, तो वो आपका सॉल्यूशन हो जाए। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आते हैं, तो कितने प्योरली इमेजिनरी नंबर्स आते हैं बच्चों हमारे पास, बिकॉज x 0 है तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। कितने इमेजिनरी नंबर्स, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास आते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स यानी रियल पार्ट 0। कितने आ गए, इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कितने हो गए, इनफाइनाइट। अब एक तो ये तरीका जो कि आप जानते हो। नाउ इफ यू गाइज यूज द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। कैसे, जरा समझिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो चीज है इसका मीनिंग क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन z एंड 2 + 0i, यही मीनिंग है इसका लेफ्ट हैंड साइड. LHS मीन डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड 2 + 0i. हाँ बेटा. whereas RHS means distance between z and -2 + 0i. हाँ या ना बेटे. तो लेट्स ट्राई टू प्लॉट दीज थिंग्स. तो मैं प्लॉट करता हूं. क्या z पता नहीं यार, z कहाँ है. ठीक है. 2 + 0i तो पता है. हाँ सर ये रहा 2 + 0i. मैं कहा ठीक है. -2 + 0i तो पता है. हाँ. अब आप रिकॉल करिए अपनी बचपन की ज्योमेट्री को भी. z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी की इस पॉइंट से a से और इस पॉइंट b से डिस्टेंस हमेशा इक्वल है. तो एक तो इन दोनों सेगमेंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इनके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट के ऊपर z लाई करेगा, बिकॉज इन दोनों पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया तो एक सेगमेंट बनी, लाइन सेगमेंट. उनका एक मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का a से डिस्टेंस और मिड पॉइंट का b से डिस्टेंस तो बराबर होगा. हाँ या ना. तो मिड पॉइंट क्या हो गया बेटा, ओरिजिन हो गया. हाँ या ना. अच्छा, तो क्या यही अकेला z है या और भी z ऐसे हो सकते हैं सच दैट ZA = ZB हो जाए. तो आप सोचिए जरा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये एंगल अगर 90 डिग्री हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हो जाए इसके, तो डोंट यू थिंक कि ZA और ZB का वैल्यू हमेशा इक्वल आएगा. तो योर कॉम्प्लेक्स नंबर Z will be lying on the perpendicular bisector or not. And if your Z is lying on the perpendicular bisector, because सोचिए आपने कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लिया तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, रादर कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं. तो Z, अगर आप Z यहां पे लेते हो तो ZA और ZB बराबर होंगे कि नहीं होंगे सारे के सारे बच्चे? यस. तो आपकी ये वाली वर्टिकल लाइन कौन सी है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है और वर्टिकल है, यानी कि ये x = 0 ही लाइन है कि नहीं है. डायरेक्टली सॉल्यूशन आ गया विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर एवरीवन. So let's write down this thing as a result. Important result. क्या है important result? कि अगर if mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2, कहने का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z की z1 से डिस्टेंस इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर z की z2 से डिस्टेंस अगर इक्वल है, देन वेयर Z1 and Z2 are fixed ठीक है, are fixed complex, then Z lies on perpendicular bisector of line segment joining Z1 and Z. आ रही है बात सारे के सारे बच्चों से? एक आधे और एग्जांपल्स देता हूं. एग्जांपल्स जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि Z माइनस आप ले लीजिए 1 + आयोटा इज इक्वल टू Z माइनस 1 + आयोटा इज इक्वल टू ले लीजिए Z माइनस +2i. Z lies on, ऐसा क्वेश्चन आया. Z lies on. एक तो आपके पास क्या तरीका है, एक आपके पास तरीका है कि Z की जगह x + iy डालो, पूरे का पूरा सॉल्व कर डालो. लेकिन आगे से आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करोगे और इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का इस्तेमाल करोगे. तो आपको क्या समझ में आ रहा है? सर हमें समझ में आ रहा है कि Z का 1 + आयोटा से डिस्टेंस, 1 + आयोटा यानी 1,1. तो Z का 1,1 से डिस्टेंस, 1,1 विल बी समवेयर ओवर हियर.
और z का 2,2 से डिस्टेंस, 2,2 विल बी ओवर हियर। उन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर z will lie. Yes or no? Z will lie on. अच्छा, इसकी लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो आप क्या इस लाइन AB का स्लोप लिख सकते हो? स्लोप ऑफ AB, जी सर, 2 - 1 अपॉन 2 - 1, यानी कि कितना? 1। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना हो जाएगा? सर ये परपेंडिकुलर है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा सर -1। पहली बात तो ये। और क्या आपका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मिड पॉइंट से पास करेगा कि नहीं करेगा? और ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? सर ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो 1 + 2/2, 1 + 2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से कितना हो गया? ये 3/2, 3/2। What we can say that this perpendicular bisector is a straight line. I hope you know this. This perpendicular bisector passes through, कहां से पास करता है बेटे? 3/2, 3/2. Yes or no? That is midpoint of A and B. तो मुझे एक बात बताइए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए होती है? सर एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें तो दो चीजें चाहिए होती है, एक तो स्लोप चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है। स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास कर रहा है? वो है हमारे पास पॉइंट से। तो क्या हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अब बड़े कंफर्टेबली नहीं लिख पाएंगे? y - 3/2 = -1 टाइम्स x - 3/2, और इसी को रीअरेंज कर दीजिए। क्या ये इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? यानी हर वो कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसमें कि x और y, यानी कि हर वो कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसमें कि x + iy की फॉर्म में लिखा जा सकता है, x + iy की फॉर्म में लिखने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिकॉज z यानी कि x + iy यानी कि x, y को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करना ही था। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि y = -x + 3/2 + 3/2, यानी कि y = -x + 3 होगा ही होगा। कहने का मतलब है एवरी रियल नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z such that imaginary part of the complex number z is equal to minus times of the real number z + 3 को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फीलिंग आ रही है थोड़ी बहुत कि नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से आप लोगों को फीलिंग आ गई होगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, z - z1 का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर हमें कभी भी z - z2 के बराबर दिया हुआ है तो z विल लाई ऑन द z1 z2 के लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का तो मुझे बताइएगा यार। आर वी गाइस फाइन विद दिस एवरीवन? यस। चलिए थोड़ी सी और चीजें समझने के लिए चलते हैं। अगर मैं आप लोगों को इस तरीके का एक्सप्रेशन दूं, फाइंड z satisfying mod of z minus plus 0i greater than minus z minus -2 प्लस। सर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं थी। यस, बिल्कुल डिफाइन नहीं थी। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वालिटी नहीं लगा रहा, मैं मॉड्यूलस के बीच में इनइक्वालिटी लगा रहा हूं। एंड मॉड्यूलस इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कोई डिस्टेंस बड़ी कोई डिस्टेंस ज्यादा छोटी हो सकती है। तो ऐसा z बताइए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, राइट? इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा।
मैं आपको यहां पर फिर से रिकॉल करवाता हूं कि z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z माइनस Z2। इसका क्या मीनिंग होता है? फाइंड Z सच दैट डिस्टेंस बिटवीन Z and Z1 is same as distance between, modulus means distance between Z and Z2। आया ना बेटे? अब इसका मीनिंग क्या होगा, जरा ऑन द सेम पैटर्न सोचो। इस चीज का मीनिंग क्या हो जाएगा? इस चीज का मीनिंग Z माइनस Z1 का डिस्टेंस ग्रेटर देन ये अगर हो तो इसका क्या मीनिंग है? फाइंड Z such that distance between Z and Z1, distance between Z and Z1 is greater than distance between Z and Z2। हाँ या ना? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आता है आपको? वो Z बताइए कि जिसका 2 + 0i से जो डिस्टेंस है वो बड़ा है एज कंपेयर टू Z का -2 + 0i से डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा भी दे देता ना, सेम बात होती क्या बेटा? जरा मुझे बताओ। यस, आप Z के अलावा दूसरी चीज जो है हमेशा उसको ऐसे लिखोगे, a + ib के फॉर्म में माइनस करके, बिकॉज Z माइनस Z1 का मॉड्यूलस मींस डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z1। आ रही है बात? अगर ऐसा प्रॉब्लम दे देता तो भी आप इसको पहले ऐसा लिखते, और ऐसा प्रॉब्लम दे देता तो पहले आप इसको ऐसा लिखते, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर सेम। समझ में आ रही है? Z माइनस Z1 ऐसा फॉर्म में लिखना है, सम Z माइनस अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको उस फॉर्म में हमेशा लिखना है। ठीक है, चलिए मैंने कहा ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि यार Z का 2, 0 से डिस्टेंस, मैंने कहा ठीक है यार, Z का 2, 0 से डिस्टेंस, तो पहले तो 2, 0 यानी कि 2 + 0i को प्लॉट कर देते हैं, वो यहां पे हो गया। और Z का -2, 0i से डिस्टेंस, तो वो यहां पे ले लिया मैंने। यस, पहली बात तो ये हो गई है ना बेटा। तो अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट देखता हूं तो दैट लाइन सेगमेंट इज ऑब्वियसली पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये हो गई वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दोनों को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने खास बात देखी थी, क्या देखी थी? कि अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना, तो उसकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स से जो है वो इक्वल आएगी। कहने का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। फिर ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। हाँ या ना? इस लाइन के ऊपर अगर मैंने कभी भी Z लिया तो डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ रही है दोनों पॉइंट से, ये वाली भी और ये। हाँ या ना? तभी तो हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे थे। तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A एंड B। इसको A बोलो, इसको B। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि Z का Z का B से डिस्टेंस, ये Z का B से डिस्टेंस है कि नहीं? बिकॉज 2 + 0i यानी B पॉइंट। तो Z का B से डिस्टेंस आपको बड़ा चाहिए एज कंपेयर टू Z का A से डिस्टेंस। तो आप सोचिए कि Z इस लाइन पे तो नहीं हो सकता, बिकॉज इस लाइन के ऊपर तो A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस बराबर है। तो अगर मैं ये वाला रीजन देखता हूं, ये वाला रीजन यानी इस लाइन के इस तरफ, तो नोटिस करिएगा अगर मैंने यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये वाला, ये डिस्टेंस A से बड़ा हुआ एज कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस B से। हाँ या ना? आपको क्या चाहिए? आपको Z का B से डिस्टेंस बड़ा चाहिए। तो ये रीजन में आएगा क्या आपका कोई भी पॉइंट? देखो फील कर, नहीं। तो आपका रीजन कौन सा आएगा यार? जरा देखो, आपका रीजन आएगा ये वाला। इस रीजन में
अगर देखो सबसे पहली बात समझो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो लाइन है या वो रीजन कह लो इस लाइन को, जहां से कि z का a से वैल्यू और z का b से वैल्यू बराबर है। अब रीजन के एक तरफ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एक तरफ ऐसा रीजन आएगा कि उस रीजन में अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो उसका डिस्टेंस b से जो है वो बड़ा आएगा एज कंपेयर टू जो डिस्टेंस उस पॉइंट का a से हो। और इस वाले रीजन में कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं तो z का a से डिस्टेंस बड़ा आएगा एज कंपेयर टू z का b से डिस्टेंस। समझ में आ रही है आपको बात में क्या बोलना चाह रहा हूं? बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंटायर प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट ऐसा जिसमें कि आपका p से डिस्टेंस बड़ा होगा, कोई भी पॉइंट इस प्लेन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर ले लिया, कोई भी पॉइंट अगर आपने इस पोर्शन के अंदर ले लिया, लेट्स से यहां पर उसका b से डिस्टेंस बड़ा होगा एज कंपेयर टू a से डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट में कोई भी पॉइंट अगर आपने ले लिया, यानी इस रीजन में कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, तो यहां पे b से डिस्टेंस उस पॉइंट का कम होगा एज कंपेयर टू a से डिस्टेंस के। समझ में आई बात आप लोगों को? बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी पॉइंट लाइंग इन द लेफ्ट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन दिस पर्टिकुलर केस एवरीवन, नॉट राइट वाला पोर्शन। तो अगर मैं ये पूरे के पूरे रीजन को लिखना चाहता हूं बच्चों, पूरे के पूरे रीजन को लिखना चाहता हूं इसको, तो कैन आई राइट डाउन दिस रीजन एज कि भैया ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है? सर मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू 0 है ना। तो ये रीजन को क्या मैं x लेस देन 0 लिख सकता हूं क्या? बिकॉज इस पूरे रीजन के लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो x हमेशा नेगेटिव है या ना? पूछेंगे जरा सारे के सारे। और इस पूरे के पूरे रीजन के राइट में अगर मैं आपसे पूछता तो x पॉजिटिव है, हाँ या ना? तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आप सीधे ग्राफ के थ्रू बोल सकते थे x लेस देन 0। एक तो तरीका क्या, आप z की जगह x प्लस आई वाई पुट करो, यहाँ पे भी x प्लस आई वाई पुट करो, स्क्वायर करो, ठीक है, अंडर रूट खोलो, मतलब मॉड्यूलस लिखो, स्क्वायर करो, पूरा सॉल्व करो, अल्टीमेटली ये आंसर। तो ये वाली ज्योमेट्री आप लोगों को इजीली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एवरीवन? समझ में आ रही है ये बात एवरीवन? सारे के सारे बच्चे बताएंगे यार यस। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी ऐसी होती तो x ग्रेटर देन 0 वुड हैव बीन दिया। यप, क्लियर? चलिए आगे। यस, चलिए एग्जाम्पल करते एक और, ठीक है? या सर्कल के बारे में थोड़ी सी बात आज करेंगे, स्टार्टिंग कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास के अंदर देखेंगे ना। कॉम्प्लेक्स सर्कल इन ए या आर्गन प्लेन कह लो या आर्गन प्लेन तो एक ही। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं एग्जाम्पल, भैया मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 फाइंड z, मॉड ऑफ z का वैल्यू 1 है, आप ऐसे z पता करिए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए एक तरीका आपके पास क्या है, जो पुराना तरीका, ओल्ड स्कूल, यानी पार्ट 1 में जो आपने पढ़ा, पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो जैसे ही आप z के जगह पे x प्लस आई वाई डालोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है? आपने लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ऑब्वियसली आप यहां पर मान के चल रहे हो कि x और y रियल नंबर, ठीक है? चलिए इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1, हाँ या ना बेटा? तो हर वो x और y जो कि रेडियस 1 इक्वल टू 1 सर्कल और सेंटर 0,0 के ऊपर लाई करते हैं, वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यही मीनिंग आ रहा है इस क्वेश्चन का एवरीवन। तो ये सारे पॉइंट्स तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ द पॉइंट्स लाइक दिस एज वेल। देखिए मैं बताता हूं आपको, है ना, 1/√2, 1/√2, फिर यहां पे भी आएगा -1/√2, 1/√2,
फिर यहाँ पे भी आएगा पॉइंट एक -1/√2 -1/√2, फिर यहाँ पे भी आएगा 1/√2 दिस एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और भी पॉइंट्स आएंगे कौन से? 1/2 √3/2। तो ऑल दीज इनफाइनाइट पॉइंट्स विल बी सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। ये बात समझ में आती है सारे के सारे बच्चों को कि नहीं आती है? एवरीवन क्लियर है ये चीज अब आप लोगों को कि इसका जो सॉल्यूशन है वो केवल ये नहीं होगा कि z इज इक्वल टू +-1, वो रियल नंबर्स में होता था। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो दीज टू सॉल्यूशंस आर रियल सॉल्यूशंस। देखो ये वाला और ये वाला, ये रियल सॉल्यूशंस है जो आप वहां पे बताते थे, लेकिन उसके अलावा भी इस इक्वेशन के और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स देखो, इसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ आ रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज सेटिस्फाइंग दैट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। समझ में आई बात सारे के सारे बच्चों को? चलिए अब इसी को लॉजिक के थ्रू समझते हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने जो लॉजिक्स पढ़े हैं उनके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो वी कैन ट्रीट दिस क्वेश्चन लाइक दिस। हम इसी प्रॉब्लम को ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन z and 0 + 0i being 1, being constant that is 1। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस अगर रखनी है तो द पॉइंट विल बी लाइंग ऑन फिक्स्ड पॉइंट 0,0 से फिक्स्ड डिस्टेंस यानी 1, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस, तो लोकस इज अ सर्कल। यस और नो? यस, विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 1। फीलिंग आ रही है सारे के सारे बच्चों को कि नहीं आ रही है यार? बताएंगे जरा मुझे बेटा। यप, चलिए अब आप ओरली देख के मुझे बताना, ठीक है? अभी तक तो मैंने इतनी कैलकुलेशंस भी करवा दी, अब आप देखिएगा जरा, एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इफ mod of z minus 3 is equal to 4, then find z। एक तो तरीका आपका क्या है भैया? एक तो तरीका ये है कि आप z के जगह पे x + iy डालो, पूरा सॉल्व करो। और दूसरा तरीका क्या है कि अब आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो, तो z के जगह पे डाला आपने, वो दूसरा तरीका है, वो नहीं करवा रहा मैं, ठीक है? पहला वाला कि z की जगह x + iy डाला, फिर फलाना डिगना सॉल्व करते गए, वो नहीं करवा रहा, आप सीधे करेंगे। इसको सबसे पहले हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये चीज देखते ही आपके दिमाग में क्या आई कि z की इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस हमेशा रहनी चाहिए 4, तो सेंटर कितना हो गया? 3,0, z की इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस, यानी कि ये हो गया मेरा सेंटर, रहनी चाहिए हमेशा 4, यानी रेडियस कितनी हो गई? 4। तो एक ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर ये हो और रेडियस ये हो, उसको कैसे लिख सकते हैं सर? ऐसे लिख सकते हैं, z विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। z इज इक्वल टू x + iy है, तो वो x और y इसको सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? देखिए ओरली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? एवरीबडी इज गोइंग टू टेल मी। यस, क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ यार। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं आप लोगों से ऐसी चीज बोलूं, इफ z - 3 + 4i equal to 2, then find z। z अगर x + iy है तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा? तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? z माइनस, कॉमन ले लिया तो यह है 3 - 4i, तो इसका क्या मतलब हो गया? z का 3 - 4i से डिस्टेंस किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो सेंटर कितना हो गया? 3, -4, और रेडियस कितना हो गया? 2 हो गया, नहीं हो गया? डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लिखोगे? z इस पॉइंट, इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा।
समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताओ यार मुझे। तो यहां पर हम एक नोट लिखने जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम एक नोट लिखने जा रहे हैं। अगर कभी भी हमें z माइनस z1 इज इक्वल टू a लिखा हुआ है एंड a इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, देन z will lie on a circle with center z1 and radius कितना? a। अच्छा, I would like to tell you one thing कि a point is also a circle with radius 0। आप लोगों को पता है ना, a point is also a circle if radius is equal to 0। पता है ना आप लोगों को, सर्कल्स में पढ़ा होगा आपने। अगर ये a का वैल्यू 0 है तो z माइनस z1 का मॉड 0 है, यानी z का वैल्यू z1 के बराबर है, तो z is only a particular point z1 in that case, so that is also a circle with radius 0। आ रही है बात? Yes, you must know। I hope you guys are clear with this particular thing बच्चों। चलिए, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते है ना, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को जो है वो बिल्ड करेंगे बच्चों, तो देखते हैं। ऑल राइट, लेट्स लुक टुवर्ड्स सम अदर एग्जांपल्स। देखिए, अगर आप लोगों को ऐसी चीज दी गई कि मॉड ऑफ z माइनस 2 इज ग्रेटर देन 4, फाइंड z सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको बोला गया है कि मॉड ऑफ z माइनस 2 जो है वो 4 से बड़ा है, देन फाइंड z satisfying गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब ऐसे z निकालने हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, राइट। चलिए, तो देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने देखा कि अगर a एक पॉजिटिव नंबर है तो इस चीज का मीनिंग क्या होता है, z का z1 फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, z का फिक्स्ड पॉइंट z1 से डिस्टेंस कांस्टेंट यानी a के बराबर होना चाहिए। तो दैट मींस द लोकस ऑफ z, या कहूं z विल लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर z1 एंड रेडियस a। ये चीज हमने देखी। अब इक्वालिटी के जगह अगर कभी इनइक्वालिटी आए तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो इस 2 के जगह पे मैं 2 + 0i लिख सकता हूं बेटा? मैंने कहा हाँ यार सर, इस 2 के जगह पे आप जो है वो 2 + 0i लिख सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है यार, आई कांट एज दिस थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये वाली चीज। मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 के जगह पे 2 + 0i लिख दिया। तो आई एम हैविंग समथिंग लाइक दिस बेटा। तो कहने का क्या मतलब है कि z का 2 + 0i इस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस 4 से बड़ा आना चाहिए। तो मैंने कहा यार बड़ा है ना, एक बारी सर्कल ड्रॉ करते इक्वल टू मान के। तो मैंने 2 + 0i को सेंटर मान के, यानी 2, 0 को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया ऑफ रेडियस 4 पहले। तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैंने इस पॉइंट को सेंटर माना है तो रेडियस अगर मेरी 4 है तो यहां से 4 यूनिट्स इधर चलने पर मेरे पास ये वाला एंड पॉइंट आ जाएगा 6, 0, बिकॉज रेडियस आई एम कंसिडरिंग एज 4 लिखा हुआ है यहां पे, इसलिए तो ये पॉइंट 6, 0 और यहां से 4 यूनिट्स पीछे चलने पर ये वाला एंड पॉइंट आ जाएगा डायमीटर का, हाँ या ना सारे के सारे बच्चे, जो कि कितना हो जाएगा -2, 0, राइट। तो हमने इस तरीके से एक सर्कल को जो है वो ड्रॉ कर दिया हैविंग सेंटर एट 2, 0 एंड रेडियस 4, राइट एवरीवन। किसी को कोई दिक्कत इतने के अंदर? अब देखो, अगर मैंने z पॉइंट कोई इनसाइड द सर्कल लिया, कोई भी z पॉइंट इनसाइड द सर्कल लिया, तो z पॉइंट का 2 + 0i से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से तो छोटा ही होगा। अंदर सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, तो किसी भी पॉइंट का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ द सर्कल यानी 4 से तो छोटा ही है, हाँ या ना। तो क्या z कभी भी सर्कल के अंदर वाला हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि सर्कल के अंदर हुआ तो उस पॉइंट का डिस्टेंस 2 + 0i से जो है वो 4 से छोटा आ रहा है, रेडियस से छोटा आ रहा है, और मुझे तो यहाँ पे बड़ा चाहिए वो डिस्टेंस, हाँ या ना। यस, तो सर्कल के अंदर हमारा z नहीं हो सकता, पहली बात।
तो हमने कहा ठीक है, फिर तो मैंने कहा सर्कल की बाउंड्री पे देखते हैं। अगर मैंने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लिया पॉइंट, तो ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ये तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी 4 के बराबर, जबकि मुझे तो यहां पर 4 से बड़ा चाहिए। हाँ या ना सारे के सारे बच्चे, बड़ा चाहिए अपने को? तो यस एवरीवन, बड़ा चाहिए अपने को। तो डेफिनेटली हमारा पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर भी नहीं होगा। तो अब अगर मैंने आउटसाइड द सर्कल लिया कोई भी पॉइंट, तो डोंट यू थिंक कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा आएगा? दैट इज व्हाट आई वांट, 4 से बड़ा हो। तो आपका जो सर्कल के बाहर बाहर का पूरे का रीजन है, अगर वहां से आप सेंटर यानी 2,0 की डिस्टेंस देखोगे, तो वो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी 4 से बड़ी आएगी, यानी कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब है कि एंटायर रीजन आउटसाइड द सर्कल हैविंग सेंटर 2,0 रेडियस इक्वल टू 4, बाहर वाला सर्कल इज द रीजन इन विच z कैन लाई। मतलब इन पूरे रीजन में से z आपका कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? और बाय द वे अगर आप और पॉइंट्स प्लॉट करना चाहते हो, तो ये वाला पॉइंट जस्ट एग्जैक्टली 2,0 यानी सेंटर के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ये 2,4 होगा, बिकॉज रेडियस इज 4, और ये वाला पॉइंट 2, राइट। तो अगर आपको बोलता है कि यार ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दे देता है, मान लीजिए कि जेड के कौन कौन से आंसर्स हैं, जेड के आंसर्स कौन कौन से हैं, एक अगर वो आपको बोलता है 9,10 या 9 + 10i विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, क्या? तो आप 9,10 की 2 + 0i से डिस्टेंस निकाल लेना। 9,10 की 2,0 से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? √7² + 10², ऑब्वियसली वो 4 से बड़ा आएगा, दैट विल सेटिस्फाई। आया ना? समझ में आ गई बात? तो आउटसाइड द सर्कल हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को। समझ में आ गई ये बात सारे के सारे बच्चों को, एवरीवन? चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मैं आपसे अगर पूछता हूं फाइंड द z सेटिस्फाइंग ये वाली चीज, मॉड्यूलस ऑफ z - 2 + 3i, z - 2 + 3i का मॉड्यूलस इज लेस देन 3 + 4i का मॉड्यूलस। अच्छा, अगर मैंने प्रॉब्लम आपको इतना दिया है तो 3 + 4i का मॉड्यूलस तो आप जानते हो कितना होता है, 5, तो आप प्रॉब्लम को ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इस प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि 2,3 सेंटर एक सर्कल का है और z की उस 2,3 से डिस्टेंस जो है वो 5 से छोटी होनी चाहिए। तो आपने पहले तो 2,3 को सेंटर मान के, यानी 2 + 3i को सेंटर मान के 5 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सर्कल ऐसा ही क्यों आया, समझिएगा जरा। अगर मैं इस 2,3 की डिस्टेंस पूछता हूं ओरिजिन से, ये डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? क्या ये डिस्टेंस 5 से छोटी आती है कि 5 से बड़ी आती है? 2,0 की 2 + 3i से डिस्टेंस 3, सर ये डिस्टेंस जो है वो 5 से छोटी आती है, यानी जिस रेडियस का सर्कल हमने 5 ड्रॉ किया है इससे तो छोटा आ रहा है, यानी रेडियस जो होगी वो तो इससे बाहर होनी चाहिए, 5 तो इससे बड़ा होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका सर्कल ऐसे काट के निकलेगा, ओरिजिन बेसिकली सर्कल के अंदर। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर आपको क्या बताना है कि 2,3 से z की डिस्टेंस जो है वो रेडियस से कम, 5 से कम होनी चाहिए, अंदर वाला रीजन होगा कि नहीं। तो इफ यू टेक एनी पॉइंट इनसाइड दिस सर्कल, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस से कम होगा, हाँ या ना? अगर आपने z के पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स विल फॉलोइंग दिस रिलेशन कि 2,3 से उनकी डिस्टेंस जो होगी इनसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो वो 5 से छोटा ही होगा उसका डिस्टेंस। z कैन लाई एनीवेयर इनसाइड द शोन सर्कल, और शोन सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी, सर्कल के अंदर हर पॉइंट जो है वो आपके क्वेश्चन पाए। क्लियर, राइट? तो आई होप कि आप लोगों को आज मैंने जो भी पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग इन चीजों का यूज मैं आप लोगों को करना सिखाऊंगा जेई मेंस के, जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर। और ये जो चीज है ना, अब देखिए एक सवाल बच्चों के मन में आ रहा होगा, क्या सर प्रॉब्लम अगर ऐसा आएगा फाइंड द z सेटिस्फाइंग दिस थिंग, तभी हम ये वाली चीज लगा सकते हैं क्या? मैं कहता हूं नहीं। कई बारी अगर आप क्वेश्चन जेई मेंस के, जेई एडवांस्ड के अगर आप सब्जेक्टिवली करने चाहोगे तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये जो बेसिक चीजें आपने आज मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ाई है, अगर आप इनका यूज करना सीख गए ना, इनका यूज करना, देखिए अभी तो मैंने आपको ये चीजें चमकाई है, अब इनका यूज कैसे करना है वो चमकाऊंगा। तो अगर आपने वो यूज करना सीख लिया ना, तो आपका वो क्वेश्चन जो सब्जेक्टिवली सॉल्व करने पर बहुत ज्यादा टाइम लेता है, वो आप ऑब्जेक्टिवली चंद सेकंड के अंदर सॉल्व कर, राइट? तो दैट्स व्हाई रीडिंग कॉन्सेप्ट्स
इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले कमांड बनाऊंगा, फिर आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाउ यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स इन दी प्रॉब्लम्स, ताकि अपने दोनों के दोनों काम पूरे। सही बात। अच्छा, इन केस अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो फील राइट टू अस इन द सेक्शन बिलो द वीडियो। तो मेरे को दिख गया तो मैं रेस्पॉन्स कर दूंगा वहां पर आपके डाउट का, वैसे आएगा नहीं डाउट। दूसरी बात, अगर आप लोग खुद भी एक दूसरे की मदद कर पाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा और वो देख नहीं पाया कमेंट के अंदर, तो आप एक दूसरे को ही हेल्प कर दिया करें वहां पे, है ना। बिकॉज देखिए, जब हम आर्ट ऑफ गिविंग सीखेंगे, एक दूसरे की हेल्प करना सीखेंगे, दैट इज गोइंग टू पे बैक अ लॉट, है ना। उससे हमको बहुत कुछ मिलेगा। जैसा आप जानते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, दैट प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन द वेरी नोबल आइडिया, यही कि आर्ट ऑफ गिविंग। आप जानते हो अलग पांडे सर ने कितना करके इस प्लेटफॉर्म को आज यहाँ पर लेके आए हैं, है ना। तो अलग पांडे सर ने वो हिम्मत दिखाई कि भैया मुझे ये काम, है ना, मुझे बच्चों को नॉट फॉर दिस जनरेशन ओनली, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसा काम करना है। भैया किसी के पास अगर पैसे नहीं पढ़ पाए, पैसे नहीं होने की वजह से किसी का सपना मतलब अधूरा रह जाए, ऐसा नहीं होना। तो इतनी मतलब एक नोबल थॉट है, और हम लोगों का भी थॉट वही है, इसीलिए हम पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हैं। वी आर मेकिंग इट बिग। थोड़ा सा अगर एक पा रहे हैं उसके, तो वी आर ट्राइंग टू मेक इट बिग बिकॉज वांट दिस रिवॉल्यूशन एंड एवरी किड अक्रॉस दिस नेशन। चाहते हैं कि हर कोई अपना पूरा करे, किसी रिसोर्सेस के अभाव में वो ऐसा ना हो जाए कि उसके सपने अधूरे, वो हम नहीं हो, राइट। तो आप भी इस चीज से कुछ सीख लीजिए। सीख क्या लीजिए? शुड हेल्प पीपल। अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि भैया किसको मदद चाहिए, किसको मदद चाहिए ढूंढने लग गए, और पूरे टाइम आप मदद, मतलब किसको किसकी मदद करूं यही ढूंढ रहे हो लोगों को। ऐसा मत करना। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप अगर वीडियो देख रहे हो, कमेंट के अंदर किसी का डाउट आया, तो आपको अगर आता है तो आप वहां पे आंसर कर दो ऐसे, यानी कि भैया ढूंढने बैठ गए अलग से, या फिर ढूंढ रहे किसको मदद चाहिए, किसको मदद चाहिए, किसको मदद चाहिए। अरविंद सर ने कहा था मदद 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 करो, ढूंढ रहे भैया लोगों को इसकी मदद, तो ऐसा काम मत करना। बट आई होप यू गॉट दी आइडिया, राइट। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, हंसते रहिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जैसा हंसते रहिए। लर्निंग, शाइनिंग, enjoying, let's make। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।